नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रयागराज 2025 महाकुंभ के यजमान बने पीएम मोदी महाकुंभ को दी 5,500 करोड़ की सौगात। बोले पग पग पर पुण्य है प्रयाग, जाति और संप्रदाय का भेदभाव होता है खत्म। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले एक देश एक चुनाव, बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ संविधान पीडीए के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह। बदायूं में मुश्किल में बीजेपी विधायक। गैंगरेप धोखाधड़ी के एफआईआर के निर्देश, कोर्ट के आदेश पर बुरे फंसे हरीश साक्य। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास। बेटी के अपहरण मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से बुजुर्ग परिजन नाराज। सीएम से भी लगा चुके हैं 4 बार गुहार। के न्यूज की पड़ताल में स्वच्छ भारत मिशन की खुली पोल। यूपी के कई जिलों में बीते सालों में बने शौचालय व मूत्रालय हुए खंडहर, मेंटेनेंस के पैसों की बंदरबांट। और यूपी के 47 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। मऊ, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में चेतावनी। 20 से अधिक जिलों में पाला पड़ने और 47 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में 5,500 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए शहर की सुविधाओं में सुधार करना है और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि आगामी महाकुंभ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत पवित्र संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल से की है। उन्होंने संगम पर औपचारिक पूजा की और धार्मिक अनुष्ठान भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हनुमान मंदिर, सरस्वती कूप और ऐतिहासिक अक्षय वट वृक्ष की पूजा की, जो इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता को और दर्शाता है। 2025 के महाकुंभ मेले के आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संगम पर क्रूज का दौरा किया। इस क्रूज यात्रा के दौरान उन्होंने महाकुंभ मेले की तैयारियों के लिए किए जा रहे कार्यों का भी जायजा लिया। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा, जो कि पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ का आयोजन हर साल 12 साल में एक बार होता है और यह विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। ये विकास परियोजनाएं प्रयागराज को महाकुंभ 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से शहर की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधित सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार होंगे। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी पर आज व्यंजन द्वादशी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी को कच्चे और पक्के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। वहीं मंदिर में 56 भोग की व्यवस्था की गई। 56 भोग का आयोजन किया गया। मंदिर के सेवायत आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी ने बताया कि इस दिन ठाकुर जी को नवीन पोशाक पहनाई जाती है। उनके खान पान और पहनावे में बदलाव किया गया है। अब मंदिरों में गर्भगृह में हीटर और अंगीठी लगाना शुरू हो गया है और ठाकुर जी को गर्म पोशाक, मफलर, जुराब और दस्ताने भी पहनाए जा रहे हैं। मंदिर की मां गोसाई तरुल तथा
तरुलता आपको बता दें गोस्वामी के सानिध्य में उत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें सेवायत आचार्य पूर्णचंद गोस्वामी और करुण गोस्वामी ने ठाकुर जी को पीली केसरिया, द्वादशी और आपको बता दें अंगरखी पोशाक पहनाई। साथ ही विशेष अलंकार भी धारण कराए हैं। इस दिन ठाकुर जी को अन्नकूट प्रसाद भोग अर्पित किया जाता है। आज से ठाकुर जी को शयन के समय गुली बंद और रजाई उड़ाई जाएगी और चांदी की अंगीठी भी जलाना शुरू हो जाएगा। मंदिर में उपस्थित सभी संतों, महंतों और भक्तों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। आज व्यंजन द्वादशी है। आज के दिन से ठाकुर श्री राधा दामोदर लाल जी महाराज की शीतकालीन सेवा प्रारंभ होती है। आप दर्शन कर सकते हैं। आज ठाकुर जी ने ऊनी वस्त्र धारण किए हैं। ठाकुर जी को आज से गर्म पोशाक पहनाई जाती है। साथ ही साथ ठाकुर जी को आज आप दर्श सकते हैं चांदी के अंगीठी पे उनको ताप के गर्मी की ताप दिया जा रहा है। दर्शन करिए सामने। और नाना प्रकार के भोग उनको लगाए हैं। इसको एक तरह से छोटा अन्नकूट भी बोलते हैं। ठाकुर जी को मेवा युक्त खिचड़ी, केसर वाले दूध इत्यादि जो गर्म भोजन है वो ठाकुर जी को आज से प्रारंभ होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाकुंभ की तैयारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पतित पावनी मां गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाकर इस महाकुंभ को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी भी कानपुर के शीशामऊ नाले सहित दर्जनों नाले गंगा में गिर रहे हैं। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें दक्षिण भारतीय कलाकार अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हुए हैं। आपको बता दें आज उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल से रिहा किया गया। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उससे पहले ये सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहां अल्लू अर्जुन यहां से रिहा होने वाले हैं। आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को आज गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें फिल्म पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान हुई भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हुई थी और उस मामले में आज अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कुछ ही समय पहले आज कोर्ट के द्वारा, तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत अल्लू अर्जुन को मिली है। साथ ही उस मृतका महिला के पति ने बिना शर्त के केस वापस लेने की भी बात कही है और अल्लू अर्जुन को अब राहत मिली है। तेलंगाना हाई कोर्ट से भी उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। तो अभिनेता अल्लू अर्जुन अब जेल से कुछ ही पल में निकलने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्टर अल्लू अर्जुन जेल से बाहर निकलने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट से अर्जुन को राहत मिली है। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान हुई भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हुई थी और इसी मामले में केस दर्ज किया गया था अल्लू अर्जुन पर और इसी केस के तहत इसी केस के लिए पूछताछ के लिए आज पुलिस ने अल्लू अर्जुन को बुलाया था और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल भेजने के कुछ ही घंटे के बाद अंतरिम जमानत तेलंगाना हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को मिली। बड़ी राहत अल्लू अर्जुन को मिली। वहीं दूसरी तरफ मृतका के पति ने बिना शर्त केस को वापस लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। महाकुंभ की तैयारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पतित पावनी मां गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाकर इस महाकुंभ को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी भी कानपुर के शीशामऊ नाले सहित दर्जनों नाले गंगा में गिर रहे हैं। इतना ही नहीं, गिर रहे नालों का जिम्मेदार मेट्रो प्रोजेक्ट बन गया है। नालों की स्थिति को देखते हुए मेयर प्रमिला पांडे ने मेट्रो, किस्को, जल निगम और जलकर और नगर निगम के अधिकारियों संग बैठक की है। बैठक में मेयर प्रमिला पांडे ने मेट्रो अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। शहर में मेट्रो निर्माण के दौरान नवाबगंज और बड़े चौराहे पर सीवर लाइनों को ध्वस्त कर गलत तरीके से जोड़ दिया गया है। इसके कारण जल भराव और गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। इसको लेकर आज महापौर प्रमिला पांडे ने मेट्रो अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में काफी नाराज दिखी महापौर प्रमिला पांडे। कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। बेटा मेट्रो को लेकर बैठक नहीं किए थे। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री का
सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीसामऊ नाला। उस नाले 9 तारीख को सुबह गए, उसी दिन मैंने बैठक बुलाई। उसमें तब मैंने जल संस्थान जल निगम के लोगों को बुलाया था, मेट्रो से भी लोग आए थे, लेकिन ये लोग कोई भी तैयारी करके ना ऐसे आते हैं जैसे आए हैं, जैसे लगता पूरी खाने आए हैं, बैठे और चले गए। तो इन्होंने मेरे से बोला था कि 2 दिन में मैं उसको बंद भी कर दूँगा, करूँ। आज जब मैंने इनको बुलाया, जब आज हमने बुलाया तो इनके जो बैठते हैं दिल्ली में, उनका नाम है सुशील, मेरी उनसे बात हुई, सुशील कुमार एमडी, हाँ एमडी साहब से बात हुई, उनसे नहीं लग रहा दिल्ली बैठते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में पुरानी पेंशन की तत्काल बहाली, 8वां वेतन आयोग का नियमानुसार शीघ्र गठन और सरकारी उपक्रमों में निजीकरण न करने के साथ अपनी 26 अन्य मांगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कानपुर नगर द्वारा ज्ञापन और आम सभा का आयोजन किया गया। मोती झील प्रांगण में कर्मचारी आम सभा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एसपी तिवारी मुख्य अतिथि रहे। सभा में 3 प्रमुख मांगों के साथ 26 अन्य मांगों के मांग पत्र का ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। सभा में कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जलकल, जल संस्थान सहित विभिन्न मांगों में कार्यरत सरकारी और संविदा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष एसपी तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों के हित के लिए इन मांगों को सरकार को मानना होगा। लगातार मांगों को लेकर जिम्मेदारों से चर्चा की जा रही है। अभी तक कर्मचारियों ने आपको बता दें गांधी की तरह से विरोध दर्ज किया है, पर सरकार कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानेगी तो कर्मचारी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हमारे राज्य कर्मचारी संघ अध्यक्ष माननीय एसपी तिवारी जी और प्रदेश महामंत्री संजय शुक्ला जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे नंद लाल यादव जी और उपाध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव जी और आरपी मिश्रा जी हमारे बीच में आए हैं। और इनका निर्देश था कि कानपुर की धरती जो कि आंदोलन की धरती है, जब कभी कोई आंदोलन शुरू हुआ है देश में तो निश्चित रूप से कानपुर ने शुरू किया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम राज्य कर्मचारी संघ परिषद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज विशाल सभा पुरानी पेंशन को लेकर के 8वां वेतन आयोग सरकार नहीं गठित कर रही है। देखिए, मांगे तो बहुत हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः 3 मांगे ऐसी हैं जिस पर हमारी प्राथमिकता के साथ बहुत जोर दबाव है कि सरकार इसको माने, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे। एक मांग हम इसमें है जो केंद्र सरकार से संबंधित है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो, वो नहीं गठन हो रहा है, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में स्थापना दिवस का भव्य आयोजन हुआ है। इस अवसर पर विद्यालय के गणमान्य अतिथियों के साथ मुख्य अतिथि और नामित अध्यक्ष अनीस ने दीप प्रज्वलित करके इस महत्वपूर्ण दिवस का उद्घाटन किया है। सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के पश्चात प्राचार्य रवीश चंद्र पांडे ने मुख्य अतिथि तथा केंद्रीय विद्यालय से पूर्व संलग्न विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। गीत कलाकृतियों की प्रदर्शनी, केंद्रीय विद्यालय पर आधारित प्रगति विधि, विविध आयामों को आंगिक क्रियाकलापों के साथ उत्कृष्ट व्याख्यान द्वारा केंद्रीय विद्यालय की उच्च स्तरीय विशेषताओं और उपलब्धियों को रूपायित किया गया है। विद्यालय के बच्चों ने अपने रंगारंग मनमोहक प्रस्तुति से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने सिद्ध किया कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 चकेरी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानाचार्य मनोज वर्मा ने केंद्रीय विद्यालय संगठन का 62वां स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि एयरफोर्स स्टेशन चकेरी के आपको बता दें ग्रुप कैप्टन ज्ञान प्रकाश का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुति करते हुए बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इन 62 वर्षों में कितनी उपलब्धि हासिल की और केंद्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना बखूबी निभाया है। And staff members who have consistently obeyed values and ideas of our Kendriya Vidyalaya Sangathan. Your hard work and commitment have made this institution a beacon of excellence. Kendriya Vidyalaya was established in 1963 with the vision of
providing quality education to the children of central government employees who often move across the country. दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रायबरेली से, जहां समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को प्रेषित किया है। इस ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिनमें प्रमुख रूप से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की गई है। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली ने बताया कि ज्ञापन में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के सभी धर्मों के लिए मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उनकी दरगाह पर उंगली उठाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा संभल में हुई हिंसा की न्यायिक जांच और वहां के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की भी अपील की गई है। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने यह भी अपील की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वाले संदेशों पर कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द को बचाया जा सके। समाजवादी पार्टी ने इन मुद्दों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की अपील की है, ताकि भारत की गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रह सके। सदियों से यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक गुलदस्ते की तरह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब इस गुलदस्ते पर नफरती तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। मस्जिदों के सर्वे के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बातों से खेलने का काम कर रहे थे। यही नहीं, अब तो उन्होंने हिंदल वली अताई अली ख्वाजा की दरगाह शरीफ पर उंगली उठाई है। इससे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान आहत है। आज इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इल्जाम लगाए जाते हैं कि बादशाहों ने, मुस्लिम बादशाहों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिए, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि किसी भी औरंगजेब ने 1000 बीघा जमीन मथुरा वृंदावन को दी, 125 बीघा जमीन जहांगीर ने दी। अभी आप हमारे शहर बरेली में चुन्ना मियां ने मंदिर बनवाया, पीछे पीलीभीत में चले जाइए, हाफिज अहमद खान साहब ने वहाँ का प्राचीन गौरी शंकर मंदिर का द्वार बनवाया। मुसलमान शासकों ने सदा गंगा जमुना तहजीब को मोहब्बत के पानी से सींचने का काम किया, लेकिन ये नफरती लोग आज मंदिर और मस्जिद के खेल से इस एक नफरत की आंधी चला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर कहाँ से आया, तो मैं आपका ज्ञानवर्धन के लिए ये बात बता रहा हूँ कि मस्जिद कई जगह ऐसी बनी है जहां मंदिर थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। कोई प्यारे लाल थे, प्यारे लाल ने जब इस्लामिक शासन था तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वो प्यारे खां बन गए। जब प्यारे खां बन गए और उनके पास प्रॉपर्टी थी, तो जो प्यारे लाल का मंदिर था, प्यारे खां ने उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद तामील करने का काम किया है। किसी भी हिंदुस्तान के बादशाह ने एक भी मंदिर नहीं तोड़ा है, बल्कि मंदिरों को हजरत टीपू सुल्तान से लेकर हजरत औरंगजेब तक हमेशा फाइनेंशियली हेल्प की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बदायूं से है, जहां यूपी के बदायूं में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के विलसी विधायक हरीश शाक्य और उनके भाई व भतीजे समेत 15 अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को पीड़िता के पति की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया, जिसमें भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में न्याय की मांग की गई थी। कोर्ट ने सिविल लाइंस थाने को 10 दिन के भीतर मामला दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। फिलहाल वादी पक्ष को न्याय की उम्मीद है। याचिकाकर्ता के अनुसार पुलिस ने उन्हें 3 दिन तक हिरासत में रखा और पीटा। बाद में विधायक के लोग उन्हें पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ ले गए और प्रताड़ित किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विधायक और उनके साथियों ने उनकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया है। वहीं बीजेपी विधायक शाक्य ने कहा कि उन्हें अदालत के आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा अगर अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है तो वह पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अगली अहम खबर बाराबंकी से है, जहां तेज रफ्तार मिट्टी से भरे डंपर ने साइकिल सवार अधेड़ को रौंद दिया है, जिससे 65 वर्षीय रामलाल राही के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, अधेड़ की मौत के बाद डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेतरतीब अवैध मिट्टी खनन कर रहे डंपर बन रहे आम जनता की जान के दुश्मन बन रहे हैं। पूरा मामला थाना कुर्सी के महमूदाबाद रोड के बसारा गाँव का बताया जा रहा है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार के कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि बांदा जनपद के बबेरू तहसील पर अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार के भ्रष्टाचार से परेशान होकर तहसील परिसर पर जमकर प्रदर्शन किया गया। उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हो रहे विधि विरुद्ध कार्य, भ्रष्टाचार और यहाँ पर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैल चुका। उसके विरुद्ध हमने एक आज संज्ञान में लेकर के सारी तहसील में ज्ञापन ये दिया है कि 3 दिन में प्राइवेट कर्मचारी नायब कोर्ट जामू का तो बहिष्कार है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये सस्पेंड नहीं होगा, जांच नहीं होगी, तब तक इसकी कोर्ट का बहिष्कार होगा। इसमें प्रकरण ये है कि एक लड़की है, वो जयचंद की लड़की है या फूलचंद की लड़की है, इस बात पे विवाद था। उनके परिवार वालों ने एफिडेविट लगाया कि फूलचंद मृतक हो गए हैं, फूलचंद की कोई संतान नहीं है। इसके बाद वो ज़मीन वरासतन फूलचंद के जो शेष 4 भाई थे उनको चली गई। अब एक लड़की ये कह रही है कि हम फूलचंद की लड़की हैं, इसलिए फूलचंद की ज़मीन हमारे पास आनी चाहिए। तो ये कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से जो भी आदेश होगा जांच करके वो फाइनल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को सर्दी से बचाने के तमाम उपाय किए गए हैं। प्रबंधन का जोर है कि हाल में जाड़े के प्रकोप से बचाना है और क्षेत्रीय वन अधिकारी नावेद इकराम के मुताबिक शेर, बाघ, तेंदुआ समेत बड़े जानवरों के बाड़े के बाहर व अंदर उचित प्रबंध किए गए हैं। हीटर, लकड़ी के तख्त, अलाव के अलावा पुआल बिछाया गया है। प्लास्टिक के पर्दे भी लगाए गए। खान पान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठंड बढ़ते ही और भी अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। में कानपुर प्राणी उद्यान यानी जू में पशु पक्षियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, इस पर बात करने के लिए आज के न्यूज के साथ मौजूद है फॉरेस्ट ऑफिसर नावेद इकराम सर। उनसे बातचीत करेंगे। सर, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हल्की ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? जी, जैसे आप देख ही रहे हैं 3-4 दिन से काफ़ी मौसम ने करवट ली है और काफ़ी मौसम पारा गिरता जा रहा है। तो जितने ही पक्षी बाड़े हैं उसमें हम लोगों ने पर्दे लगाए हैं और उसमें पीछे से प्लास्टिक शीट से कवर किया है ताकि ठंडी हवा उसमें अंदर ना जाए। अंदर उनकी जो रूम्स हैं उसमें बड़े बल्ब भी लगाए गए हैं थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने। और जितने कार्निवोर एनिमल हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके हाउसेज में हम लोगों ने लकड़ी के पटरे लगाए बैठने के लिए होंगे। और अब आगे जैसे और ठंड बढ़ेगी तो उसमें हीटर, ब्लोअर की व्यवस्था भी हम लोगों ने की हुई है। अब और बाकी जो हमारे हर्बीवोर बचे, जिसमें डियर वैरायटी है, भालू वगैरह, तो उन सब के बाड़ों में पुआल की व्यवस्था की गई है और कुछ हिरन बाड़ों में हम लोगों ने इंफ्रारेड बल्ब्स की व्यवस्था की है। और कुछ क्या खास करेंगे आगे? जैसे मैं आपको बताया ठंड और बढ़ेगी तो उसमें हीटर्स जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकेगा तो हम लोग हीटर या ब्लोअर अपने लगाएंगे। तो आपने सुना कि ठंड को देखते हुए बाड़ों में हीटर की व्यवस्था की गई, इसके साथ बल्ब की व्यवस्था की गई। सर का कहना है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी पशु पक्षियों के लिए आगे अन्य भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। कानपुर से